वेलकम टू एआर रेडियो। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 17 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। हेलो एवरीवन। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपका फीडबैक और सजेशंस हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले एक इमेज अपने दिमाग में बनाइए। कैसी इमेज? इमेजिन कीजिए देश को एक ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस माइक्रोचिप्स के इंजन पर एकदम फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। फ्यूचरिस्टिक। राइट, एकदम कटिंग एज। पर उसी ट्रेन के आखिरी डिब्बों में ना हमारे किसान आज भी मंडी में 20 रुपए की तारपॉलिन के नीचे अपनी फसल सूखने का इंतजार कर रहे हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पेपर लीक्स के बोझ तले लिटरली दब रहा है। ये बहुत ही एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है हमारी रियलिटी का। एग्जैक्टली। तो आज का मकसद इस डीप डाइव में बिल्कुल क्लियर है। हम स्ट्रिक्टली आज के प्रोमिनेंट न्यूज सोर्सेज को एनालाइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉर्निंग ब्रीफिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि बिजी एस्पिरेंट्स को एक ही जगह सब मिल जाए। हाँ, और हम पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर और साइंस के इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को ना क्रोनोलॉजिकली अनपैक करेंगे। हम उन कोर फैक्ट्स और कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे जो यूपीएससी आंसर्स में वेटेज ऐड करते हैं। वही, एक टिपिकल न्यूज समरी से थोड़ा आगे बढ़कर हम समझेंगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। राइट। और इन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी को आइसोलेट करके देखते हैं तो चीजें सिंपल लगती हैं। पर आज जो करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लॉज हों या ग्लोबल फाइनेंस, वो सब आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो चलिए पॉलिटी और आंतरिक सुरक्षा से शुरू करते हैं, क्योंकि देश की नींव वहीं से तय होती है। हेडलाइंस में मणिपुर की स्थिति एक बार फिर सेंटर स्टेज पर है। हाँ, वहाँ सिचुएशन काफी टेंस है फिर से। राइट। चूराचंदपुर और कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट्स में हजारों कुकीज़ो लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया है। कुकी इनपी मणिपुर, जिसे केआईएम कहा जाता है, उन्होंने 48 घंटे का शटडाउन कॉल किया है। ओके, और उनकी डिमांड्स क्या है एग्जैक्टली इस पर? उनकी इमीडिएट डिमांड है 3 चर्च लीडर्स की मौत की एनआईए प्रोब, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोब, और हॉस्टेजेस की रिहाई। अच्छा। पर यहाँ सबसे बड़ा कानूनी पॉइंट कुकी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स यानी KYOHR के मेमोरेंडम से आता है, जो उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को भेजा है। राइट, उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल मांगा है ना? एग्जैक्टली। उन्होंने स्पेसिफिकली आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करने की डिमांड की है, और साथ ही कुकी जोमी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ चल रहे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या SO पैक्ट को पॉलिटिकल टॉक्स के लिए तेज करने को कहा है। देखिए, यहाँ सोर्सेज में दी गई जानकारी को अगर हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें ना, तो प्रेसिडेंट्स रूल की मांग का पॉलिटिकल वेट समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 356 तब लगता है जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि इस वक्त इसे इन्वोक करना इतना पैरालाइजिंग क्यों है? हिस्टोरिकली सेंटर ने आसानी से आर्टिकल 356 यूज किया है। राइट, 5-7 बार तो आराम से पहले हो चुका है अलग अलग स्टेट्स में। हाँ, पर आज के मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट पावर को बाईपास करके डायरेक्ट सेंट्रल रूल लाने से किसी एक कम्युनिटी का एलियनेशन और डीप हो सकता है। ये बहुत डेलिकेट मैटर है। और ये जो सोपैक्ट वाला एंगल है, ये क्या है ग्राउंड पर? जहाँ तक सोपैक्ट का सवाल है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये एसेंशियली एक ट्राइपार्टाइट सीजफायर अरेंजमेंट है जो इंसर्जेंसी को टेम्पररली पॉज करता है ताकि ग्राउंड पर ब्लडशेड रोके। एक तरह का बैंडेड है। एग्जैक्टली, एक फ्रैजाइल बैंडेड। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग स्टैग्नेशन में रहेगा, इस पैक्ट को किसी भी दिन हटाया जा सकता है और वायलेंस वापस फ्लेयर अप हो सकता है। लेकिन जब कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो, तो क्या लीगल टूल्स या पॉलिटिकल पैक्ट सच में ग्राउंड लेवल पर शांति ला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये सवाल मुझे आज की दूसरी बड़ी डोमेस्टिक न्यूज की तरफ ले जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और भोजशाला डिस्प्यूट। यस, ये मध्य प्रदेश वाला केस। राइट। धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीसेंट आदेश के बाद वहां हिंदू ग्रुप्स ने पूजा की। हाई कोर्ट ने रिसेंटली इस साइट को हिंदू मंदिर, स्पेसिफिकली गॉडेस सरस्वती और एंशिएंट संस्कृत लर्निंग सेंटर डिक्लेयर किया है। पर इसमें पुशबैक कहाँ से आ रहा है? वहीं से मैं आ रहा था। जमात-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत उलमाए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम बॉडीज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अग्रेसिवली चैलेंज कर रही हैं। और उनका लीगल बेस क्या है? उनका बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का डायरेक्ट उल्लंघन है। ओके, तो इस मुद्दे को अगर हम स्ट्रिक्टली लीगल फ्रेम में देखें तो ये एसेंशियली 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैट्यूट्स के बीच का फ्रिक्शन है। 2 स्टैट्यूट्स? एक तो 1991 एक्ट हो गया, दूसरा है ASI का मैंडेट,
जो AMASR एक्ट 1958 से आता है। AMSR यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इनका काम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना और उनकी हिस्टोरिकल रियलिटी को अनर्थ करना। अच्छा, तो ASI का मैंडेट क्लैश कर रहा है 1991 के फ्रीज के साथ। एग्जैक्टली। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कोर लॉजिक ही यही था कि 15 अगस्त 1947 के स्टेटस को फ्रीज कर दिया जाए ताकि नए हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स देश की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन ना करें। ओह, तो मुस्लिम बॉडीज का आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर आप AMSR एक्ट का सहारा लेकर हर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर की खुदाई करके उसका नेचर बदलने लगेंगे तो 1991 के कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स में ना 1994 के इस्माइल फरूकी केस का भी मेंशन है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद इसेंशियल नहीं है। उस इंटरप्रिटेशन का शैडो आज भी इन सब डिस्प्यूट्स पर पड़ रहा है। पर यहाँ ना मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। कानून एक पुरानी इमारत की तरह होता है। एक तरफ हम उसकी नींव यानी 1991 एक्ट को बचा के रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ASI के हिस्टोरिकल फैक्ट्स उस इमारत का नया नक्शा पेश कर रहे हैं। ये काफी अच्छी एनालॉजी है ना? अगर एक स्टेट इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पर एक हिस्टोरिकल ट्रूथ एस्टैब्लिश कर रहा है, तो क्या एक ब्लैंकेट लेजिस्लेशन उस ट्रूथ को दबाने के लिए यूज होना चाहिए? ये सिर्फ कानूनी झगड़ा नहीं लगता मुझे। ये बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है आपकी, और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्चुअल टेस्ट है। क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस की लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीजिंग ऑफ टाइम से बड़ी हो सकती है? वही तो, अगर कोर्ट ASI की फाइंडिंग्स को प्रायोरिटी देता है तो 1991 एक्ट का क्या होगा? फिर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक पेपर टाइगर बनकर रह जाएगा। ये डाइकोटमी ही इस मुद्दे को UPSC के मेंस पर्सपेक्टिव से एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट केस बनाती है। राइट, चलिए ऐतिहासिक इमारतों की नींव से निकलकर अब देश के आने वाले कल की नींव पर आते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, एक और बड़ा कानूनी भूचाल वहां आया हुआ है। आप NTA की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। 2026 के नीट UG पेपर लीक ने तो सिस्टम की हालत खराब कर दी है। इस एग्जाम में ऑलमोस्ट 22.79 लाख स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। अब यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक मेजर पिटीशन फाइल की है। उनकी स्पेसिफिक डिमांड क्या है? स्टैट्यूटरी स्टेटस। एग्जैक्टली। मांग यह है कि NTA को सिर्फ एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के टैग से हटाकर एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए। ये बहुत टाइम से पेंडिंग रिफॉर्म था वैसे। और एक और अपडेट है इसमें। के राधाकृष्णन कमेटी ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि अब एग्जाम्स OMR शीट पर नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBT फॉर्मेट में होने चाहिए। ये NTA का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिबेट का कोर इशू है वैसे। अभी NTA सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम करता है। उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजिलिटी तो ज्यादा है, एज इन वो जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है। स्टैट्यूटरी स्टेटस मांगने का लॉजिक उनके मैकेनिज्म्स में छिपा है। जैसे कि अगर NTA पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है तो पहली बात, उस पर डायरेक्ट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगी। दूसरी बात, इसका डायरेक्ट और इन डेप्थ CAG ऑडिट मैंडेट हो जाएगा, जो अभी नहीं होता। अभी डिस्क्रेशनरी है। स्टैट्यूटरी स्टेटस NTA को इंडिपेंडेंट सबीना पावर्स देगा। वो एग्जाम माफियाज के खिलाफ लीगली बाइंडिंग पिनल फायरवॉल्स बना पाएंगे, जो एक आम सोसाइटी के पास पावर होती ही नहीं है। सुनने में ये कानूनी फ्रेमवर्क बहुत सॉलिड लगता है, ऑन पेपर। लेकिन क्या? लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि गाड़ी का इंजन लीक कर रहा है और हम सिर्फ उसकी आउटर बॉडी पॉलिश कर रहे हैं। NTA को स्टैट्यूटरी बॉडी बना देने से क्या सच में पुणे से ऑपरेट कर रहे पेपर लीक माफियाज रुक जाएंगे? आपको लगता है ये जो रेड टेप बढ़ाएगा? मुझे तो यही लगता है कि हम एक करप्ट सिस्टम के ऊपर सिर्फ एक और नया ब्यूरोक्रेटिक लेयर ऐड कर रहे हैं। कानून तो पहले भी थे। मैं इस स्केप्टिसिज्म से काफी हद तक अग्री करती हूँ। स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना एक सिल्वर बुलेट नहीं है, ये सच है, पर ये एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल कंडीशन जरूर है। नेसेसरी कैसे? जब तक NTA के पास एग्जाम ब्रीचेस को प्रोसिक्यूट करने के अपने इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी दांत या टीथ नहीं होंगे, वो हमेशा लोकल पुलिस और स्टैंडर्ड IPC क्लॉजेस पर निर्भर रहेगी। और लोकल पुलिस इजीली मैनिपुलेट हो जाती है ग्राउंड लेवल पे। एग्जैक्टली। और जहां तक CBT की बात है, राधाकृष्णन कमेटी का पॉइंट ये है कि फिजिकल पेपर ट्रेल को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाए, ताकि लोकल सेंटर लेवल पर जो माफियाज पेपर लीक करते हैं वो सप्लाई चेन ही उखाड़ दी जाए। मेक सेंस। वैसे उसी सप्लाई चेन ऑफ एजुकेशन में एक और मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है CBSE की तरफ से। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला। हाँ, CBSE ने 1 जुलाई से क्लास 9th के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंडेटरी कर दिया है।
इसके तहत बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें से कम 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। और फॉरेन लैंग्वेजेस का क्या, जैसे फ्रेंच या जर्मन लोग लेते थे? फॉरेन लैंग्वेजेस को अब सिर्फ तीसरी भाषा के रूप में ऑप्ट किया जा सकता है। बेसिकली ये NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 को जमीन पर उतारने का स्टेप है। इसका ब्रॉडर मोटिव समझना जरूरी है। NEP 2020 का एक मेजर पिलर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नेटिव लैंग्वेज से लिंक करना। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर चैलेंजेस हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस। इस मैंडेट से एक प्रैक्टिकल नाइटमेयर शुरू होगा ग्राउंड लेवल पर। स्कूल्स के पास सडनली मल्टीपल नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड एजुकेटर्स ही नहीं है। तो फिर स्कूल्स मैनेज कैसे करेंगे इसे? इंटरिम मेजर्स के थ्रू, जैसे इंटर स्कूल फैकल्टी शेयरिंग करनी पड़ेगी या रिटायर्ड एजुकेटर्स की रीडिप्लॉयमेंट। पहले कुछ साल बहुत क्योटिक होने वाले हैं इस कल्चरल इंटीग्रेशन के बोल्ड एक्सपेरिमेंट में। कल्चरल इंटीग्रेशन अपनी जगह है, पर एक युवा जो अपनी नेटिव भाषा सीख रहा है, उसे कल को एक स्ट्रांग इकोनॉमी की भी तो जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। एब्सोल्युटली। तो आइए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्राउंड रियलिटी के क्लैश को समझते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V. अनंता नागेश्वरन ने एक स्टर्न वार्निंग इशू की है कैपिटल फ्लाइट को लेकर। हाँ, US और UK में ट्रेजरी यील्ड्स 5% के ऊपर शूट कर गए हैं और इसकी वजह से फॉरेन कैपिटल सेलेक्टिवली हमारे यहाँ से निकल रहा है। ये तो काफी कंसर्निंग है। और इसका नॉक ऑन इफेक्ट देखिए। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD GDP के 2.5% तक पहुंचने का एस्टिमेट है, मोस्टली ड्यू टू हाई ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स। रुपी ने डॉलर के मुकाबले 96 का फिगर टच कर लिया है। देखिए, ट्रेजरी यील्ड्स को समझने के लिए ना एक ग्रेविटी का मेटाफर यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए US ट्रेजरी यील्ड्स एक मैसिव फाइनेंशियल ब्लैक होल है। ओके, ब्लैक होल। जब इनका रेट 5% क्रॉस करता है तो इनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल को वायलेंटली अपने तरफ सक करने लगते हैं। आई सी। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते होंगे कि रिस्क क्यों लें? एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स सोचते हैं अगर मुझे US गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क फ्री 5% मिल रहा है तो मैं इंडिया में रिस्क क्यों लूं? जब कैपिटल बाहर जाता है तो हमारा रुपी वीक होता है, और जब रुपी वीक होता है यानी 96 पर होता है तो हमारे तेल और गोल्ड के इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं, जिससे हमारा CAD बढ़कर 2.5% तक पुश हो रहा है। अब देखिए, 2.5% CAD 2013 के टेपर टेंट्रम जितना बुरा भले ना हो, पर आज के जियोपॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड दुनिया में इस डेफिसिट को फाइनेंस करना बहुत बड़ा हेडेक है रिजर्व बैंक के लिए। ये हुई मैक्रो लेवल पर ग्लोबल ग्रेविटी की बात, पर जमीन पर हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अपनी ही एक अलग ग्रेविटी से दबी हुई है। हम प्रोक्योरमेंट क्राइसिस देख रहे हैं। पैडी प्रोक्योरमेंट वाला मुद्दा ना, जिसमें काफी डिले हो रहा है। वही मंडियों में धान की प्रोक्योरमेंट में एक्सट्रीम डिले है। किसान MSP पर बेचने का वेट कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट एजेंसीज और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सुस्ती खत्म नहीं हो रही। तो किसान क्या कर रहे हैं फिर? वो बेचारे डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। फसल खराब ना हो इसके लिए हर दिन 20 रुपए पर शीट के हिसाब से टारपुलिन रेंट कर रहे हैं मंडी में। ऊपर से मिलर्स चैफ या कचरे के नाम पर हर ट्रैक्टर लोड में से 35 किलो फसल डिडक्ट कर रहे हैं। ओह, ये तो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है। हाँ ना, थका-हार कर किसान MSP से कम दाम पर डिस्ट्रेस सेल कर रहा है। ये जो आपने अभी बताया ना, ये इंडिया की स्ट्रक्चरल डुअलिज्म का सबसे बड़ा प्रूफ है। डुअलिज्म मतलब? एक तरफ हम ग्लोबल फाइनेंस और AI की बातें करते हैं, दूसरी तरफ सप्लाई चेन का सबसे बेसिक एलिमेंट ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज वहीं फेल हो रहा है। FCI के पास स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं और उनके ऑपरेशंस हाईली इनएफिशिएंट हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जब किसान को फेयर प्राइस नहीं मिलता तो रूरल कंजम्पशन कोलैप्स कर जाती है, और रूरल डिमांड के बिना चाहे आपका मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कितना भी पॉलिश्ड क्यों ना दिखे, आंतरिक अर्थव्यवस्था खोखली रह जाती है। वहीं तो इंडिया एक ऐसी ट्रेन चला रहा है जिसका इंजन AI और सेमीकंडक्टर्स का है, पर उसके पिछले डिब्बे में किसान आज भी मंडी में तारपोलिन के नीचे अपनी फसल सूखने का इंतजार कर रहा है। क्या इंडिया इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ हैंडल कर पाएगा? कर तो रहा है, पर स्ट्रगल बहुत बड़ा है। और इस ड्यूअलिज्म की दूसरी एक्सट्रीम देखिए। एक तरफ तारपोलिन है और दूसरी तरफ 300 मिलीमीटर के माइक्रोचिप्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच टेक जायंट ASML के बीच गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब लगाने के लिए MOU साइन हुआ है। ASML का आना काफी बड़ा डील है। हाँ, और उसके ठीक पैरेलल ओरसा कंप्यूट नाम का स्टार्टअप $300 मिलियन पंप कर रहा है सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। वो 2888 NVIDIA GPUs डिप्लॉय कर रहे हैं जो अपने इंडिया AI मिशन को डायरेक्टली पावर करेंगे।
यहाँ ASML का इस इक्वेशन में आना कोई छोटी बात नहीं है। ASML इस वक्त दुनिया की इकलौती कंपनी है जो एक्सट्रीम UV यानी EUV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जो चिप्स प्रिंट करने के लिए चाहिए होती हैं। एब्सोल्युटली। एडवांस्ड माइक्रोचिप्स के लिए ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अगर ASML टाटा को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सपोर्ट दे रही है तो इसका मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंडिया को एक वायबल अल्टरनेटिव मान रही है चाइना के +1 स्ट्रैटेजी में। और ये सॉवरन AI वाला कॉन्सेप्ट? सॉवरन AI तो नेशनल सिक्योरिटी का अगला फ्रंटियर है मेरी समझ से। सॉवरन AI का मतलब है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके अपने देश के डेटा, कल्चर और लैंग्वेजेस पर ट्रेन हुआ है, ना कि किसी अमेरिकन या यूरोपियन डेटा पर। एग्जैक्टली। और उसका कंप्यूटेशन पावर भी आपके अपने सर्वर्स पर है, जैसे एनवीडिया GPUs पर। इससे फॉरेन टेक जायंट्स पर डिपेंडेंसी खत्म होती है और डेटा प्राइवेसी फुल्ली इंश्योर होती है। तो एसेंशियली हम ग्लोबल डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं टेक में। और इंटरेस्टिंगली यही इंडिपेंडेंस हमारी डिप्लोमेसी में भी झलक रही है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं? हाँ, इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर द हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, जिसे COA भी कहते हैं, पाकिस्तान के फेवर में एक अवार्ड पास किया है। ये किशनगंगा और रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के पॉन्डिट से जुड़ा था। राइट। पर इंडिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया। एग्जैक्टली। इंडिया ने इस हेग कोर्ट के अवार्ड को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया का सीधा कहना है कि ये कोर्ट इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और हम सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मीडिएशन को मानेंगे। 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी पढ़ें तो उसमें एक ग्रेडेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ग्रेडेड मतलब स्टेप बाय स्टेप? हाँ, पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आता है और अगर उससे बात ना बने तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑप्शन एक्टिवेट होता है। यहाँ वर्ल्ड बैंक ने एसेंशियली एक ही वक्त पर दोनों प्रोसेस इनिशिएट कर दिए थे। ओह, तो उन्होंने रूल ब्रेक किया। बिल्कुल। और इंडिया ने शुरू से ही इस पैरेलल प्रोसेस का बॉयकॉट किया था। इंडिया का मैसेज ग्लोबल लीगल प्लेटफॉर्म्स को एकदम क्लियर है। हम ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके प्रोसीजरल ट्विस्टिंग को हम किसी भी फॉरेन प्रेशर में आकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हुई ना एक सेल्फ अश्योर्ड डिप्लोमेसी की बात। और यही असर्टिवनेस ना ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी दिखी। न्यू दिल्ली में S जयशंकर ने इस मीटिंग को चेयर किया। पर वहां आउटकम उतना सॉलिड नहीं रहा है ना। वही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ब्रिक्स नेशंस के बीच वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर इतने डिफरेंसेस थे कि मीटिंग के बाद कोई फॉर्मल जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज ही नहीं हो पाया। ओह वाओ। हाँ, उसकी जगह सिर्फ एक 63 पैराग्राफ का चेयर स्टेटमेंट आया। मुझे एक बात बताइए, अगर इतने हाई प्रोफाइल प्लेटफॉर्म पर मिनिस्टर्स एक बेसिक कंसेंसस पर आकर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे ब्लॉक्स लिटरली सिर्फ एक्सपेंसिव टॉकिंग शॉप्स बनकर नहीं रह गए हैं? टॉकिंग शॉप कहना थोड़ा हार्श जरूर है, पर आपकी फ्रस्ट्रेशन टोटली वैलिड है। ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे डिफेंड करते हुए कहा था कि ब्रिक्स अब एक बहुत बड़ा और डाइवर्स ग्रुप बन चुका है, इसलिए कंसेंसस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो फिर फायदा क्या है इसका इंडिया के लिए? ब्रिक्स एसेंशियली एक कंसल्टेटिव प्लेटफॉर्म है जो वेस्टर्न नैरेटिव जैसे G7 वगैरह का काउंटर बैलेंस बनाता है। इसका असली फायदा जॉइंट स्टेटमेंट्स में नहीं बल्कि साइडलाइंस पर होने वाले बायलैटरल इंटरैक्शंस में होता है। अच्छा, बिहाइंड क्लोज डोर्स की डिप्लोमेसी। हाँ, जब ग्लोबल साउथ एक टेबल पर बैठता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इकोसिस्टम की नींव रखता है, भले ही एंड में प्रेस स्टेटमेंट्स मैच ना करे। मैं इस डिफेंस से ना थोड़ा डिसएग्री करूंगा। वैसे एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक अगर क्राइसिस के वक्त कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढ सकता तो उसकी ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम बनने का सपना मुझे पर्सनली थोड़ा खोखला लगता है। ये भी एक वैलिड पर्सपेक्टिव है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि बायलैटरल डिप्लोमेसी इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अभी PM मोदी का नेदरलैंड्स दौरा रहा। ओह हाँ, द हेग का विजिट। वहां क्या हुआ एग्जैक्टली? वहां ट्रेड और ग्रीन एनर्जी पर तो बात हुई ही, पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कल्चरल डिप्लोमेसी का था। नेदरलैंड्स ने 11th सेंचुरी के चोला डायनेस्टी के लेडन प्लेट्स, जो कि हिस्टोरिकली रिच कॉपर प्लेट्स हैं, इंडिया को लौटाए। वाओ, दैट्स ह्यूज। लेडन प्लेट्स का वापस आना सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है। ये आर्ट प्रिजर्वेशन और डिप्लोमैटिक लेवरेज दोनों का प्रतीक है। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इनका क्या सिग्निफिकेंस है? चोला एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स इन कॉपर प्लेट्स पर हेविली डॉक्यूमेंटेड है और इनका आना UPSC के पर्सपेक्टिव से सीधा हिस्ट्री और डिप्लोमेसी का इंटरसेक्शन बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स जैसे उनका ट्रेड गेटवे पर चर्चा करना सीधे आपकी कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम करने में मदद करती हैं। अमेजिंग। तो चलिए
जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री के इस हेवी डिस्कशन के बाद आइए एक ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं जो एक्चुअली ह्यूमन परसेप्शन को फिजिकली ठीक कर सकती है। मेडिकल साइंस में कोई ब्रेक थ्रू। एकदम माइंड ब्लोइंग ब्रेक थ्रू। हमने देखा है कि ऑप्टिक्स और न्यूरोलॉजी के फील्ड में हमेशा से लिमिटेशंस रही हैं, पर अब आईआईटी मद्रास और आईआईएससी के रिसर्चर्स ने सोनोजेनेटिक्स का इस्तेमाल करके ऑप्टिक नर्व इम्पेयरमेंट को ठीक करने का एक शानदार रास्ता निकाला है। सोनोजेनेटिक्स, ये मेडिकल साइंस में एक एब्सोल्यूट पैराडाइम शिफ्ट लग रहा है। कैसे? पुराने मेथड से ये अलग कैसे है? देखिए, पुराने मेथड्स जैसे ऑप्टोजेनेटिक्स में लाइट वेव्स का यूज किया जाता था सेल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए, पर लाइट वेव्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो डीप टिश्यू में एंटर नहीं कर पाती, वो बेसिकली स्कैटर हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके। और सोनोजेनेटिक्स? यहीं पर सोनोजेनेटिक्स गेम चेंज करता है। इसमें अल्ट्रासाउंड यानी साउंड वेव्स का यूज होता है। फ्रेम करने की कोशिश करता हूं ऑडियंस के लिए। सोनोजेनेटिक्स एसेंशियली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। साउंड वेव्स आसानी से बोन्स और डीप टिश्यूज को क्रॉस कर सकती हैं बिना उन्हें डैमेज किए। एग्जैक्टली। पर एक सवाल है मेरे दिमाग में, साउंड वेव्स सेल्स को एक्टिवेट कैसे करती हैं एग्जैक्टली? यही तो इस डिस्कवरी का सबसे फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है। रिसर्चर्स वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करके टारगेट सेल्स जैसे ऑप्टिक नर्व के सेल्स में स्पेसिफिक मैकेनोसेंसिटिव आयन चैनल्स इंसर्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो गया, एज इन वो कुछ प्रोटीन्स डालते हैं नर्व में। हाँ, सिंपल शब्दों में वो अकाउस्टिक सेंसिटिव प्रोटीन्स नर्व्स में सेट कर देते हैं। जब बाहर से अल्ट्रासाउंड की साउंड वेव्स अप्लाई की जाती हैं तो उन वेव्स की मैकेनिकल फोर्स इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देती है। ओह वाओ! जिसका मतलब है बिना किसी इन्वेजिव सर्जरी के सिर्फ टारगेटेड साउंड वेव्स से आप डैमेज्ड ऑप्टिक नर्व के सिग्नल्स को फिर से फायर करवा सकते हैं। अगर ये ह्यूमन ट्रायल्स में स्केल हो गया तो ब्लाइंडनेस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में ये एक लंबा लीप होगा। सोचिए, जिन साउंड वेव्स को हम सुन या देख नहीं सकते, वो किसी की खोई हुई दृष्टि वापस ला सकती हैं। काफी पोएटिक भी है और साइंटिफिकली ब्रिलियंट भी। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को एक फ्रेमवर्क में बांधते हैं। हमने स्टार्ट किया मणिपुर की कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल सिक्योरिटी और भोटशाला के कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस हिस्टोरिकल बैटल से। फिर हमने एनटीए और सीबीएसई के एंगल से एजुकेशन सिस्टम के क्राइसिस को अनपैक किया। राइट। फिर हमने ग्लोबल फाइनेंस की ग्रेविटी यानी यूएस यील्ड्स और उसके इफेक्ट से सीएडी बढ़ने के सामने किसानों के टारपोलिन स्ट्रगल को कॉन्ट्रास्ट किया, जबकि दूसरी तरफ हम एआई और सेमीकंडक्टर्स में क्वांटम लीप्स ले रहे हैं एएसएमएल और टाटा के साथ। और फाइनली हमने ब्रिक्स की डिसजॉइंटेड डिप्लोमेसी, इंडस वाटर्स पर हमारा प्रोसीजरल असर्टिवनेस और सोनोजेनेटिक्स का साइंटिफिक चमत्कार देखा। अगर इन सभी थ्रेड्स को एक लाइन में पिरोया जाए ना तो तस्वीर बहुत क्लियर है। इंडिया एक्सटर्नल फ्रंट पर एग्रेसिवली असर्ट कर रहा है, चाहे वो सॉवरन एआई हो या इंटरनेशनल ट्रीटीज को अपने शर्तों पर हैंडल करना हो। हाँ, पर आज मेरे पास जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत बेसिक लेकिन चुभने वाला सवाल है आखिर में। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या हमारी असली रुकावट ग्लोबल इन्फ्लेशन, ट्रेजरी यील्ड्स या फॉरेन पॉलिसी में है, या फिर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना इंटरनल एग्जीक्यूशन सिस्टम है, जहां एग्जाम पेपर्स लगातार लीक हो जाते हैं, किसान सड़ी हुई मंडी में फसल बेचने के लिए बैठा रह जाता है और कम्युनिटीज बेसिक ट्रस्ट खो चुकी हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एक्सटर्नल एम्बिशन एक पावरफुल इंजन की तरह है, पर इंटरनल स्टेबिलिटी उस ट्रैक की तरह है जिस पर इंजन दौड़ता है। अगर ट्रैक ही टूटा हो तो बुलेट ट्रेन चला के क्या फायदा? एकदम सही कहा। जब तक इंटरनल फाउंडेशंस, कानूनी लूपहोल्स और रेड टेप से फ्री नहीं होंगी, एक सुपर पावर बनने का ये लंबा सफर बहुत बम्पी रहेगा। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करना ही आने वाले दशक की सबसे बड़ी पॉलिसी चैलेंज है। आई एग्री कंप्लीटली। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम जल्दी लौटेंगे एक और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग डीप डाइव के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे क्यूरियस।